यहाँ पे थोड़ा-सा क्वेश्चन नंबर 124 में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, ये फ़ॉर्मूला तो होता ही है, इसको पुट करके निकालना होगा लास्ट में। थोड़ा-सा सर्किट बनाते हैं जो शंट जनरेटर होता है, तो ये होता है, देखिएगा ये होता है जो भी शंट कॉइल होता है, यहाँ पे होता है सीरीज कॉइल होता है, ये यहाँ पे आउटपुट देता है। तो ये आर्मेचर करंट हो जाएगा, ये शंट करंट हो जाएगा, ये शंट करंट हो जाएगा। तो देखिए पावर रेटिंग दिया गया है, P बराबर VI दिया गया है। तो पावर दिया गया है 30 किलोवाट दिया गया है। वोल्टेज जो दिया गया है कितना दिया गया है, जो कि वोल्टेज दिया गया है वो है 100। P बराबर VI हो जाता है ना, तो 30 गुना 10 के पावर 3 दिया गया है और 100 दिया गया है। तो लाइन करंट कितना हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 300 दिया गया है ना, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब कि 300 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो बचेगा, मैंने आई एल लाइन करंट कितना हो गया, तो 100 एम्पियर हो गया। तो लाइन एम्पियर इतना आ गया, तो और शंट करंट निकाल लेते हैं कि शंट करंट क्या होगा। आई एस एच निकालने के लिए हमको जो वोल्टेज 300 वोल्ट होगा उसमें भी, और इसमें जो रेजिस्टेंस दिया गया है कितना है, शंट रेजिस्टेंस 100 दिया गया है, तो यानी कि 3 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट निकालेंगे यहाँ से। आर्मेचर करंट निकालने के लिए क्या होगा, आई बराबर आई ए प्लस आई एस एच होता है। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं, आई ए जो है सो 100 है, और आई ए निकालना है, आई एस एच 3 है। गलत कहीं हो रहा है, आई ए यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लगा दे रहे हैं कि जो आई एल होता है लोड करंट होता है, सो कि होता है आई ए माइनस आई एस एच होता है, आई ए माइनस आई एस एच होता है, इसको समझाएंगे आगे। तो आई ए बराबर जो हो जाएगा आई एल प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि लोड करंट 103 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं, निकालना को चाहिए, इस पे अगर पुट करते हैं अब हम, तो यहाँ पे भी बराबर निकालते हैं, भी बराबर 300 दिया गया है, और ई भी निकालना है, माइनस आई ए आर ए होता है प्लस आई ए आर ए होता है। आई ए का मान 103 हो गया, और आर ए का मान दिया गया है कितना, 0.05 दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर पर 24 का आंसर जो हो जाता है 305 एम्पियर आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में आगे में देखते हैं। इसमें थोड़ा समझने वाली ये था क्वेश्चन की, थोड़ा सा समझा देते हैं। इसमें देखिए, देखिए यहाँ पे एक है, नहीं पहले इसको डिलीट करो, जल्दी बढ़ा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक फील्ड होता है, और यहाँ पे एक जो होता है आर्मेचर होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें आई ए जिसको आर्मेचर करंट कहते हैं, और इसको होता है आई फील्ड करंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है आई जो निकलता है, आई एल बराबर जो होता है आई एल बराबर जो होता है, जो कि यहाँ से जनरेट हो रहा है ना, तो जनरेट होने के बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा, और फिर इधर जाएगा। तो आर्मेचर करंट ज़्यादा होता है लाइन करंट से, तो आर्मेचर करंट बराबर हो जाएगा लाइन करंट प्लस शंट करंट। तो उसी तरह से करंट निकाल दिए, और यहाँ पे जो फार्मूला होता है भी बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए होता है। तो ये क्यों होता है वो भी देखिए, थोड़ा सा सर्किट में आगे निकालते हैं। देखिए फिगर बनाए थे जैसा कि, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फील्ड होता है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये फील्ड हो गया, और ये आर्मेचर हो गया। तो आर्मेचर में जो होता है कि आउटपुट निकलता है, आउटपुट निकलता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज यहाँ पे होगा, और ई बी यहाँ पे होगा। तो ई बी ज़्यादा होता है, ई और ई वाला इधर हो जाता है, जो कि आउटपुट जो निकलता है, ऐसे तो माइनस होना चाहिए, प्लस हो रहा है, क्योंकि जनरेटर के केस में माइनस होता है।
यहाँ पे ई वी बराबर जो फार्मूला हो जाता है, इसको देखिए लिख करके देखते हैं किस तरह से होगा। तो ई वी बराबर जो हो जाएगा, ई वी जो जा रहा है, ई वी बराबर ई वी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जा रहा है तो आउटपुट जो होता है जनरेटेड वोल्टेज से कम होता है। तो यहाँ पे आउटपुट जो होगा भी जो होगा जनरेटेड वोल्टेज से थोड़ा सा कम आई आर होता है जनरेटर के केस में। तो थोड़ा सा गलत यहाँ पे दिया गया है, तो इसको ध्यान में देख करके सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे प्लस अगर हो जाएगा तो यहाँ पे 103 गुना 0.5 कीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, थोड़ा सा गलत इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे 25 में चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि वोल्टेज रेशियो दिया गया है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया गया है 66 टन इन द सेकेंडरी ऑर्डरी, सेकेंडरी में दिया है, तो हार्ट विल द प्राइमरी। तो यहाँ पे हो जाता है एक फॉर्मूला रिलेशन खाली बता दे रहे हैं, N2/N1 बराबर जो होता है V2/V1 होता है। तो ये वाला फॉर्मूला पर अपोजिट कर दीजिएगा, हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इन द स्टेटर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो स्टेटर होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्रोड्यूस करता है, तो क्या कर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। 26 का ऑप्शन नंबर जो है सो बी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 27 में, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो एन एस बराबर जो फार्मूला होता है 120F/P पर निकल जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 26 से 28 में चलते हैं। यहाँ स्पीड निकाल दीजिएगा, 1/50 दिया गया है 50 साइकिल, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो इस पर निकालिएगा तो निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 28 का आंसर आ जाएगा वो 1000 आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सिंक्रोनस मोटर हैज, सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट यूनिटी पावर फैक्टर होता है, नहीं वेरिएबल स्पीड तो नहीं होता है, वेरिएबल पावर फैक्टर नहीं होता, कांस्टेंट पावर फैक्टर होता है 29 का। ये ऑप्शन दे रहा है वेरिएबल पावर फैक्टर होता है सिंक्रोनस मोटर का, नहीं ये यूनिटी पावर फैक्टर पर वर्क करता है, गलत हो जाएगा, कांस्टेंट पावर फैक्टर हो जाएगा। द प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी क्या कह रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर क्या होता है, तो मैग्नेटिकली इलेक्ट्रिकली नहीं, मैग्नेटिकली कपल रहते हैं। 130 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव द इंटरपोल इन डीसी मशीन, फॉलोइंग ट्रू सही को चाहिए इंटरपोल मशीन में। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसका ऑप्शन, तो जो ये ऑप्शन तो इसका ख़त्म हो गया। हम लोग अगला पेज में चलते हैं, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा किस चीज़ क्या कह रहा है, कि आगे कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, थोड़ा सा कट करना पड़ेगा इसको, आगे ज़्यादा जा रहा है। ओहो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू फॉर द इंटरपोल इन डीसी मशीन, इंटरपोल इन डीसी मशीन, तो ऑप्शन में दिया गया है कि इसको समझ के फिर ऑप्शन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है इंटरपोल के बारे में, डीसी मशीन में कह रहा है क्या करता है, रेड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। बी में दिया गया बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। सी दिया गया है हैव द सेम डायमेंशन इन मेन पोल, सेम डायमेंशन इन मेन पोल। तो ऑप्शन सही बताना है, 3 ऑप्शन है, क्या होगा ऑप्शन बताइएगा इसमें। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसको, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ये रिड्यूस्ड करता है आर्मेचर रिएक्शन है इंटरपोल रीजन में। इंटरपोल रीजन में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस्ड करता है, ये करता है। और किस जो कि बी सही हो जाएगा। तो बाइंडिंग आर कनेक्टेड इन आर्मेचर, आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे कि यहाँ पे फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं आर्मेचर का, ये फील्ड बाइंडिंग है, इस तरह से ये आर्मेचर होता है। तो जो कि इंटरपोल बाइंडिंग होता है यहाँ पे, तो इसमें कनेक्टिंग होता है इंटरपोल में, और ये सीरीज में कनेक्ट होता है, इसके साथ भी कनेक्ट होता है इंटरपोल इसी तरह। तो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करता है, सीरीज में आर्मेचर के साथ कनेक्ट रहता है।
आगे चलते हैं, बताते हैं द कंडक्टेंस बैंड ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल में भी। कंडक्टेंस बैंड क्या होता है 32 का? तो यहाँ पे कह रहा था द कंडक्टेंस बैंड ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टेंस बैंड मटेरियल किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन ऐसे सही, 2 और 3 सही दे रहा है, इधर 2 और 3 कह रहा है। कंडक्टेंस बैंड ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल में भी कंडक्टेंस बैंड क्या होता है? इधर 2 और 3 होता है कंडक्टेंस बैंड में, दूसरा या तीसरा बैंड में हो जाता है। फर्स्ट बैंड होता है, सेकंड बैंड या थर्ड बैंड होता है, तो दूसरा तीसरा में कंडक्टेंस बैंड होता ही है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। डायरेक्शन कपलिंग ऑफ द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का कपलिंग कर रहा है। तो इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है, इसको बैक कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर इज स्पेसिफिकली सुटेबल एम्पलीफाइंग। डायरेक्ट कपलिंग किस तरह का एम्पलीफाई करता है? तो ऑप्शन नंबर 133 का आंसर जो हो जाएगा, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चेंज इन डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को क्या करता है? चेंज करता है। डीसी कपलिंग एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपलिंग जो होता है क्या करता है? डीसी वोल्टेज को चेंज करता है। 34 में चलते हैं कि क्या कह रहा है। फीडबैक, फीडबैक इज एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प। फीडबैक एम्पलीफायर क्या करता है? यूज करता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंट्रोलिंग इट्स आउटपुट, आउटपुट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते होंगे, देखिएगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से फीडबैक लगाते हैं एच ऑफ के, तो आउटपुट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सही गलत जा रहा है कि गलत सही जा रहा है, तो क्या करता है? कंट्रोल द आउटपुट, आउटपुट को कंट्रोल करता है। 35 में देखते हैं, कह रहा है कि हाउ कैन रिएक्टिव पावर डिलीवर बाय द सिंक्रोनस जनरेटर बाई कंट्रोल। जो रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है सिंक्रोनस जनरेटर, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो बताइएगा। 35 का आंसर बी ऑप्शन ऐसे सही हो जाएगा, बाय द चेंजिंग ऑफ द एक्साइटेशन। जो कि रिएक्टिव पावर जो देता है एक्स के फॉर्म में, तो उसको कैसे चेंज करें? चेंजिंग द एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का मतलब कहें तो किसी तरह का वोल्ट बैटरी, डीसी बैटरी जोड़ करके करते हैं एक्साइटेशन, तो उसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 36 में कह रहा है कि इन द प्रॉपर्टी, इन a properly based NPN transistor most of the electron फ्रॉम द इमीटर, इमीटर में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पास थ्रू द बेस टू द कलेक्टर, क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ एन पी एन ट्रांजिस्टर है इस तरह से, इस तरह से अगर इसको बाइसिंग करते हैं, यहाँ से रिवर्स में हो जाता है और इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो क्या कह रहा है? इन प्रॉपरली बेस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमीटर, इमीटर में क्या होता है? तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी ऑप्शन सही दे रहा है। पास थ्रू द बेस टू द कलेक्टर, ये हो गया इमीटर हो जाता है, कलेक्टर होता है, ये बेस कहते हैं। तो क्या होता है? बेस टू कलेक्टर जा करके निकलता है। निकलो पंडित निकलो वाला एक फॉर्मूला होता है, तो निकलता है किससे? बेस और कलेक्टर से निकलता है, पास करता है। तो यहाँ से निकल के पास करेगा इस तरह से, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 में कहता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर प्रोपोर्शनली टू डीसी गिवन। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है 37 का? तो यहीं पे डायरेक्ट देख रहे हैं। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है, जो कि कलेक्टर करंट अपॉन जो होता है कि इमीटर करंट होता है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर यही होता है। तो क्या कह रहा है कि आई सी अपॉन हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर वही होता है। बताइएगा ऑप्शन में कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को अल्फा को कहते हैं या बीटा को कहते हैं, ये बताइएगा आप।
जैसे कि करंट एम्प्लीफिकेशन तो आई से सूचित करते हैं। करंट एम्प्लीफिकेशन जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो आई हो गया। इसको थोड़ा सा देखिएगा, बताइएगा आप क्या होता है। आगे 37 का है और 38 में देखते हैं। तो यहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन क्या हो गया, आई बराबर इनपुट करंट इमीटर करंट आई सी करंट हो गया। तो करंट आई सी अपॉन आई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एन इन्वर्टर सर्किट एम्प्लॉयड कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या करता है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये फेस प्लेट स्टार्ट एम्प्लॉयड फॉर द स्टार्टिंग मोटर। फेस प्लेट क्या करता है, स्टार्टिंग एम्प्लॉय मोटर स्टार्टिंग करने के लिए क्या करता है, तो सी ऑप्शन सही और डायरेक्ट करंट सीरीज करता है। डायरेक्ट करंट सीरीज से करते हैं। क्या कह रहा है, फेस प्लेट स्टार्टिंग स्टार्टर फेस प्लेट स्टार्टर इज एम्प्लॉयड फॉर द स्टार्टिंग। तो डायरेक्ट करंट सीरीज मेथड को करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा थ्योरी में क्या कह रहे हैं, थ्योरी बता देते। देखिए जो यहाँ पोल फेस स्टार्टर जो होता है वो कि डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। क्या, फेस प्लेट मोटर का यूज किया जाता है, जो कि डायरेक्ट करंट सीरीज मेथड से होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 40 हो गया। 40 में कह रहा है ओवरहेड लाइन फेज प्लेट आर यूज्ड डिस्टिंग्विश्ड द वेरियस प्लेट। क्या कह रहा है 41 का, कि ओवरहेड लाइन में फेज प्लेट जो यूज करते हैं डिस्टिंग्विश्ड DISTINGUS डिस्टिंग्विश द वेरियस प्लेट। क्या डिस्टिंग्विश्ड करता है वेरियस प्लेट में द 40 का डी कह रहा है बिटवीन द वेरियस फेज। वेरियस फेज को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। लाइन फेज प्लेट आर यूज्ड लाइन फेज प्लेट डिस्टिंग्विश द वेरियस फेज प्लेट को अलग करता है, फेज को अलग अलग करता है। आगे चलते हैं। द यूजुअली स्पेन फॉर आरसीसी कितना होता है। आरसीसी का स्पेन जो होता है 41 का सी ऑप्शन है सही होगा, कि 80 से 200 किलोमीटर तक होता है। वुडन का जो होता है 80 से क्या होता है कि कम होता है, 80 से कम होता है वुडन का। और जो स्टील पोल का होता है स्टील का, जो कि ग्रेटर देन होता है कि 100 200 से अधिक होता है। आगे चलते हैं, 42 में कह रहा है कि इन ए लोड ड्यूरेशन कर्व एंड द इन integrated power system the uppermost create representation एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। किस तरह का कंट्रीब्यूट करता है, तो 42 का जो हो जाएगा, चार ऑप्शन सही होगा। नॉन कन्वेंशनल पावर में इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, तो कह रहा है कि लो ड्यूरेशन कर्व होता है एन इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम। इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम मतलब इंटीग्रेट करना, बढ़ाने के लिए द अपर मोस्ट जो होता है रिप्रेजेंट द एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। तो नॉन कन्वेंशनल में होता है। इंटीग्रेशन जो होता है नॉन कन्वेंशनल इस तरह से होता है कि बहुत जो वोल्टेज होता है मिनिमम होता है, तो उसको इंटीग्रेट करके वोल्ट में एसी में कन्वर्ट इस तरह से इम्प्रूव करते हैं। आगे चलते हैं, जो 43 में कह रहा है जीरो पावर फैक्टर मेथड इज अल्टरनेटिंग यूज्ड फाइंड इट्स। जीरो पावर फैक्टर मेथड क्या फाइंड करते हैं, तो 143 का ऑप्शन और 20 से वोल्टेज रेगुलेशन को यूज करते हैं, जो कि जीरो पावर फैक्टर को यूज करके करते हैं। 44 में कह रहा है द पावर फैक्टर ऑफ एन द अल्टरनेटर इज डिटरमाइन। द पावर फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, तो 144 का आंसर जो हो जाएगा, दो ऑप्शन लोड से निकालते हैं पावर फैक्टर। लोड लैगिंग है, मतलब कि इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, इस पर डिपेंड करता है। अगर लोड इंडक्टिव होगा तो लैगिंग होगा, और कैपेसिटिव हो तो लीडिंग होगा। इस तरह से निकालते हैं लोड को। आगे चलते हैं, जो कि 45 आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर प्राइमरी इफेक्ट। जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो किस पर ज़्यादातर इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन देखिएगा इसमें क्या दिया है आगे।
आर्मेचर रिएक्शन किस पे ज़्यादा इफेक्ट करता है? तो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, ऑप्शन बताइए किस पर डिपेंड करता है? थोड़ा सा ज़्यादा कट गया है इसमें क्वेश्चन, पता नहीं चल रहा है। 45 का आंसर बताइए क्या होगा? तो ये जो है ना, जनरेटिंग वोल्टेज पर फेज वी टी प्लस आई आर जो होता है कि जो कि फिर वोल्टेज पर डिपेंड करता है। 45 का जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। जनरेटेड वोल्टेज पर फेज पर डिपेंड करता है, जो कि क्या करता है? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन इन द अल्टरनेटर जो होता है किस पे डिपेंड करता है? तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। आर्मेचर रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो वोल्टेज पर ही करता है। देखिएगा 47-46 में कह रहा है स्टार्टिंग बाइंडिंग इन द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज पहलेस्ट। किस पर होता है स्टार्टिंग बाइंडिंग? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, स्टेटर पर होता है। सिंगल फेज जो होता है इस तरह से यहाँ रजिस्टिव लगा देते हैं, एक कॉइल होता है, यहाँ पर रोटर होता है, इधर सप्लाई देते हैं, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं, इस तरह से रहता है। तो किस पर फील्ड स्टेटर पर रहता है। 47 का सिंगल फेज मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्टेड है क्या? ऑप्शन बताइएगा 47 का क्या होगा आंसर? तो मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टेड, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता, स्टार्टर लगाना ही पड़ता है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्वेश्चन, अच्छा है इसको देखते हैं बढ़िया से बना करके। कह रहा है कि कॉमन इमीटर जो है सर्किट इज गिवन द वी ई सी ई, कॉमन इमीटर वोल्टेज वी सी दिया गया है, बीटा का मान 100 दिया गया है, एंड निगलेक्ट द वी ई, वी बी ई को निगलेक्ट करके चलना है। तो वी सी इज द क्या होगा? वी सी ई क्या होगा निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा कि जो दिया गया है बीटा बराबर, जो दिया गया है बीटा बराबर जो है सो 100 दिया गया है। तो बीटा बराबर जो हो जाता है, बीटा बराबर हो जाता है आई सी अपॉन आई बी हो जाता है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, जो कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक नौ जो एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन समझ लीजिएगा कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन जो होता है भी सी सी बराबर जो होता है, भी सी सी बराबर जो होगा, दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो भी सी सी बराबर जो हो जाएगा वी ई, वी ई जो इधर वोल्टेज जाएगा वी ई के तरफ, थोड़ा सा बढ़िया से, जो कि भी सी सी बराबर हो जाएगा, भी सी सी बराबर हो जाएगा वी ई प्लस आई बी इंटू बीटा हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा इक्वेशन। तो इसमें हमको देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो है वी ई बराबर 0 हो जाएगा, इधर कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है, तो वी ई बराबर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पुट करेंगे यहाँ पे वी बराबर 0 प्लस जो होगा वी आई बी जो है आई बी इंटू बीटा 100 दिया गया है, 100 दिया गया। तो आई बी हमको निकालना है, ये 10 दिया गया है, 10 वी सी सी को मान दिया गया है। तो इसका मान निकालते हैं, जो आई बी का मान निकालेंगे, आई बी का मान निकालेंगे तो आई बी बराबर जो हो जाता है, यहीं से देखिए ना आई बी का मान निकल जाएगा, बराबर है यहाँ पे आई बी का मान जो यहाँ से निकल जाएगा, आई बी बराबर जो हो जाएगा 1/10 एम्पियर हो जाएगा। आई बी का मान इतना आ गया, तो यहाँ से आई सी का मान भी निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए जो आई सी बराबर आई बी का मान इतना है, तो 100 यहाँ पे दिया गया है, 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। तो आई सी निकालना है, तो आई बी बराबर 1/10 दिया गया, तो 10 ऊपर चल जाएगा, 1 से कट जाएगा। आई सी का मान कितना आ गया? आई सी बराबर जो हो गया ये 10 हो गया, इस तरह से 10 आ गया। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो होता है 10 बराबर वी सी सी बराबर जो होता है, वी सी सी बराबर होता है वी सी ई प्लस जो हो जाएगा वी सी ई प्लस जो हो जाएगा 1 इंटू 10 हो जाएगा।
तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है हमको वी सी ई बराबर निकालना है हमको। यहाँ से वी सी ई बराबर जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा यहाँ आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान में भी नहीं रखना है, टाइम पास हो जाएगा एग्जाम में। आता है तो बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है पल्सन मोटर इज इक्विपाइड। पल्सन मोटर क्या इक्वाइड करता है, तो ये ऑप्शन कम्यूटेटर को रखता है। रिपल्सन मोटर क्या करता है, तो कम्यूटेटर को रखता है। क्वेश्चन नंबर 50 में जो ऑप्शन दो सही हो जाएगा। क्या कह रहा था, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द सिंगल फेज मोटर कैन बी रिवर्स। सिंगल फेज मोटर का डायरेक्शन जो है सो रिवर्स कर दे रहे हैं, तो रिवर्सिंग कनेक्शन या स्टार्टिंग वाइंडिंग का कनेक्शन को भी रिवर्स करना होगा। दूसरा हम आगे देखते हैं। 91 में डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन मोर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं। टू मीट द रिएक्टिव पावर इक्विपमेंट लोड सर्टेन। जो रिएक्टिव पावर का लोड सेंटर क्या होता है, तो आगे चलते हैं तो उसको लाते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, द शंट कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर या टेप चेंजिंग को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 54 का आंसर हो जाएगा वो सी सही है कि टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का यूज है। टेप चार्जिंग टॉप चार्जिंग ट्रांसफार्मर आर यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो यहाँ पे टू रिएक्टिव पावर के लिए। टू मीट द रिएक्टिव पावर इक्विपमेंट लोड क्या होता है, लोड सेंटर्स सर एन टी आर ये सेंटर्स करता है। टू मीट द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो ये होता है टेप चार्जिंग के लिए यूज किया है, टेप चार्जिंग ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। देखिए 53 में क्या कह रहा है कि अंडर द फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम अंडर स्टेबल इट इज कॉल्ड अंडर अनडिजायरेबल। अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम को अंडर फ्रीक्वेंसी में रखते हैं, तो अनडिजायरेबल कॉज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अंडर फ्रीक्वेंसी रहता है तो क्या कॉज उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जो हो जाएगा, 53 का आंसर क्या होगा, 53 का आंसर नहीं दिया गया है इसमें सॉल्यूशन, तो 53 का देख लेते हैं। अंडर फ्रीक्वेंसी होगा पावर सिस्टम, तो क्या होगा, इट कॉज डैमेज टू द हाइड्रो यूनिट, डैमेज टू द थर्मिट यूनिट, इंक्रीज द लाइन चार्जिंग, रिड्यूस द लाइन रिएक्टिव। क्या कह रहा है कि अगर अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन कर रहा है फॉर द सिस्टम अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल हो जाए, फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रहा है कि कम कर रहा है, अंडर फ्रीक्वेंसी कर दे रहा है, तो क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस द लाइन रिएक्टेंस, एक्सेल बराबर 2 पाई एफ होता है, कमेगा तो रिएक्टेंस भी कम जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 54 में। लार्ज लोड आर इंडस्ट्रियल, लार्ज लोड क्या होता है, इंडस्ट्रियल 3 फेज होता है। 54 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन से 3 फेज ही होता है। आगे चलते हैं जीना डायोड। यहाँ पे देखिएगा जो कि लोड करंट दिया गया है 10 एम्पियर, लोड करने के मतलब टोटल करंट 10 एम्पियर दिया गया, वोल्टेज जो दिया गया है 10 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। जो वोल्टेज जो अथी वैरी कर रहा है 30 से 50 वोल्ट तक वैरी कर रहा है, मतलब यहाँ के 30 से 50 वोल्ट तक जो जीना डायोड है वो वैरी करता है 30 से 50 वोल्ट तक। तो आगे कह रहा है कि जीना डायोड है तो वी एच 10 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है 10 है, एंड नी नी करंट कितना है 1 मिली एम्पियर है, नी करंट जो इसका है 1 मिली एम्पियर है।
फॉर द सेटिस्फैक्ट्री ऑप्शन विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट करेक्ट क्या सेटिस्फैक्ट्री नॉर्मल ऑपरेशन में क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ रजिस्टेंस का मान पूछ रहा है कि क्या रजिस्टेंस यहाँ रखेंगे ताकि जो है सेटिस्फैक्ट्री आराम से ऑपरेशन करते रहे। तो देखिएगा जो रजिस्टेंस का मान निकालना है तो वोल्टेज भी इनपुट यहाँ पे नोड अगर लगाते हैं तो वी इन माइनस जो हो जाएगा वी जेड हो जाएगा, यहाँ पे वी जेड ही हो जाएगा बटा रजिस्टेंस बराबर जो होगा इसमें आई वन जाएगा प्लस आई जेड जाएगा और आई एल जाएगा। यहाँ पे जो सेटिस्फैक्ट्री वोल्टेज जो आ जाता है 30 से 10 कह रहा है कि 30 टू देखिएगा भी इनपुट कितना है 30 वोल्टेज है और इसका इनपुट वोल्टेज कितना है 10 है अपॉन रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे आई वन जो दिया गया है आई वन आई टू दिया गया है तो उसको पुट करेंगे। लीकेज करंट जो इन जीना डायोड का 1 मिली एम्पियर था और लोड करंट कितना है करंट दिया गया है लोड करंट कितना था लोड करंट 10 मिली एम्पियर था 10 मिली एम्पियर था। तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ 11 मिली एम्पियर हो जाएगा, यहाँ 20/50 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सोल्व करते हैं 20/R बराबर 11 मिली एम्पियर सीधा हो जाएगा। अगर यहाँ से R निकालने की कोशिश करते हैं तो 20 अपॉन जो हो जाएगा 11 मिली हो जाएगा तो ऊपर किलो हो जाएगा। 11×2=22 11×11 8 हो जाएगा 11×7=77 लगभग 1.88 किलो ओम आसपास आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1.88 किसका है तो ग्रेटर देन यही आसपास होता है जो रेजिस्टेंस का मान होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 56 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर इज चेंज 3600 आरपीएम टू इतना 100 आरपीएम तो जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा। ईएमएफ क्या होगा इसका मान पूछ रहा है। तो जनरेटेड ईएमएफ जो होता है स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2/E1 बराबर N2/N1 होता है। तो इस पर अगर पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा जो स्पीड और इसमें इक्वेशन हो जाता है सोल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन आ जाएगा जो कि 1/2 आ जा रहा है। 57 में चलते हैं कि क्या कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द एन अल्टरनेटर हैविंग इतना लीडिंग पावर फैक्टर नो लोड इंडक्टिव ईएमएफ इतना वोल्टेज एंड द रेटेड टर्मिनल वोल्टेज कितना है 3000। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे देखिए 2400 नो लोड में है माइनस फुल लोड 3000 है बाकी जो नो लोड होती फुल लोड पर होता है तो फुल लोड 3000 है। यहाँ गुना 100 कर दिया तो प्रतिशत में आ जाएगा तो -20% का वोल्टेज रेगुलेशन है। यहाँ पे होता है नॉर्मल केस में नो लोड फुल लोड बटा फुल लोड होता है और ट्रांसफार्मर के केस में होता है कि नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन जो होता है नो लोड होता है रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है जब द करंट ड्रॉन बाय द मोटर इज 50 एम्पियर आर्मेचर इम्पीडेंस दिया गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं क्या दिया गया है। तो करंट ड्रॉन बाय द मोटर IL का मान दिया गया है। यहाँ पे देखिए जो IL का मान दिया गया है IL का मान दिया गया है 50 एम्पियर लोड करंट है। आर्मेचर इम्पीडेंस कह रहा है कि आगे दिया हुआ है तो इसको देखते हैं। तो कट करके अगला पेज में चलते हैं। लोड करंट इतना था और इम्पीडेंस दिया गया है ये जेड का मान यहाँ पे ये दिया गया है जेड का मान बराबर दिया गया है। तो फाइंड आउट द आर्मेचर करंट IA का मान निकालना है कि IA का मान क्या होगा। तो लोड करंट दिया गया है और आर्मेचर का इम्पीडेंस दिया गया है तो सीधा निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 का जो कि I² लॉस होता है उस पर निकाल दीजिएगा I² हो जाएगा यहाँ पे लॉस जो होगा। तो इस पे पुट करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है।
तो यहाँ पे पुट कीजिए आई का मान 50 × 50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5×25 100 हो जाएगा। और जो होगा आर का मान जो दिया गया है 0.5 है ना यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस का लॉस हमेशा रेजिस्टेंस के केस में होता है, 25×5 625 के आसपास होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 25×5 आई स्क्वायर आर था 5×25 25×5 125 मैंने 1250 के आसपास तो आंसर आ ही रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। लॉस जब भी बोले या रेजिस्टेंस तो हमेशा सिर्फ रेजिस्टेंस को लेकर चलते हैं। आगे चलते हैं। 59 में कह रहा है कि 3 फेज इतना किलोवाट 40 वाट 50 सेट इंडक्शन मोटर ऑपरेट इफिशियंसी इतना है, द पावर फैक्टर इतना लैगिंग है, तो फाइंड द इनपुट। तो इफिशियंसी का सीधा फार्मूला जो होता है, इफिशियंसी बराबर जो होता है आउटपुट आउटपुट अपॉन जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो इफिशियंसी जो दिया गया है 89% के आसपास दिया गया है। तो क्या है 89 जीरो पॉइंट जो हो जाएगा 0 पॉइंट जो होगा 89% दिया गया एफिशिएंसी दिया गया है। और यहाँ पे देखिए जो आउटपुट दिया गया है, क्या दिया गया है, जो आउटपुट दिया गया है ये सब रेटिंग का मान दिया गया। तो पुट करेंगे 37 किलोवाट का 37.3 जो कि किलो दिया गया है, तो 10 के पावर 3 से कर देंगे। अब बाकी इनपुट हम यहाँ निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर सोल्व कीजिएगा तो इनपुट का मान जो होगा 41.91 किलोवाट होता है। इसी तरह से निकलेगा। आगे चलते हैं। जो कि 60 में कह रहा है कि इफ क्या कह रहा है, इफ ए पेयर ऑफ स्टेट 11 10 बार आर करंट सर्कुलेटिंग स्पेस 13 सेंटीमीटर, करंट कैरी करंट इतना एम्पियर, कैलकुलेट द फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर जो फार्मूला होता है, ये जो देखिए इक्वेशन में आता है F/L बराबर जो होता है, जो कि म्यू नोट IA और IA आर्मेचर दो हिस्से में करंट है बटा 2πD होता है। तो ब्लैक में लिख देते हैं। यहाँ पे जो फार्मूला होता है F/L होता है, एक इक्वेशन होता है म्यू नोट IA 1 या कहिए या I2 कहिए अपॉन जो हो जाता है 2πD होता है। इस पे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो कि फोर्स निकालना, देखिए क्या क्या दिया गया है। जो कि 60 में IB जो कि 70 किलो एम्पियर दिया गया है, करंट कितना दिया गया है 70 किलो एम्पियर करंट दिया गया है। तो I2 दोनों गुना हो जाएगा, तो 70 × 70 हो जाएगा, कितना है 3 3 6 70 × 70 के पावर 10 के पावर 6 हो जाएगा इधर। और जो पूरा पुट कर देते हैं यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखिएगा। 4π × 10⁻⁷ गुना यहाँ पे 70 × 70 × 10⁻⁶ हो जाएगा। अपॉन में जो हो जाएगा 2 × π जो हो जाएगा 0.23 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो काट देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया। और कितना है 70.23 है, 0.23 है, यहाँ गुना है। 0.23 को काटेंगे कहाँ से, कट जाएगा, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 × 10 के पावर -7 -7 से -6 हुआ तो -1 बचेगा। 7 49 पर 2 0 बचेगा। अपॉन में 0.23 होगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो जो सोल्व करके आता है वो आता है 4260 न्यूटन पर मीटर होता है। यही आंसर आता है।
तो ऑप्शन जो 4260 न्यूटन हो जाता है, कहाँ पे है ऑप्शन 4260 ये आसपास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट में जो क्वेश्चन अच्छा अच्छा रहता है, तो यहाँ पे देखिएगा 61 में कह रहा था केमिकल इक्विवेलेंट द कॉपर इज इतना एंड द ई सी इज द हाइड्रो इज इतना ग्राम कुलाम्स, द फाइंड द ई सी ई निकालने कह रहा है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह रहा था 61 का। तो यहाँ पे देखिएगा जो एक इक्वेशन होता है इसका सीधा बता दे रहे हैं कि ई सी ई अपॉन जो हो गया कॉपर का इक्विवेलेंट जो हो जाता है हाइड्रोजन का बराबर हो जाता है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर हो जाता है अपॉन जो हो जाता है केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। तो इस पे पुट करते हैं, फार्मूला होता है, तो इस पे निकालना है हमको कॉपर का। तो ई सी ई जो हो जाएगा कॉपर का बराबर हो जाएगा, गुना में चल जाएगा हाइड्रोजन ऊपर, तो ई सी ई जो कॉपर का दिया गया है जो कि 0.0104 दिया गया है और इसका 1 होता है, और इसको गुना करेंगे 0.38 से, 0.38 दिया गया था ना, 0 पॉइंट नहीं था, 31.8 था, 31.8 था। अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 0 पॉइंट, थोड़ा सा ब्लैक बता देते हैं, 0.0000332 ग्राम पर क्यूब होता है। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा कि दोनों बराबर होता है, इक्विवेलेंट कॉपर इक्विवेलेंट का बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर जो हो गया कि इफ द कंडक्टर सी इतना सीमेन एंड रेजिस्टेंस इतना, ससेप्टेंस इतना दिया गया था, फाइंड द एडमिटेंस वाई का मान निकालने के लिए कह रहा था। वाई बराबर जो हो जाता है 62 का, वाई बराबर जो हो जाता है एडमिटेंस, देखिएगा y बराबर जो इक्वेशन हो जाता है, y बराबर जो हो जाता है g प्लस जे ऑफ बी हो जाता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिएगा कि जो कि कंडक्टेंस दिया गया है कितना है, जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस को जी से सूचित करते हैं, तो जी दिया गया है 0.2 दिया गया है, और ससेप्टेंस को जो दिया गया है ये बी दिया गया है 0.1 दिया गया है। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0.2 प्लस जे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस है तो इसको दोनों स्क्वायर में होता है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट में चल जाएगा y बराबर, तो y का मान जो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए पुट करते हैं सीधा अच्छा से, y बराबर जो है कम और 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 पॉइंट कितना दिया था 0.2 दिया गया था स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0224 निकल जाएगा। देखिए आगे इसी तरह से नॉमरिकल ही पेपर है, तो इसको अगला पेज में होगा जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं और भी नॉमरिकल है क्या, इधर नॉमरिकल ही है, तो देखते हैं अगला वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज तक इसके लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये सेट है वो ऑल सॉल्यूशन मिल रहा है, कहीं पे भी इस तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहिए चैनल को, जब तक है तब तक आप पावर ग्रिड का तैयारी करते रहिए, जो कि महा मैराथन हम लोग चालू किए हैं। तो ये जो सेट है, सेट सॉल्यूशन होगा, सेट सॉल्यूशन के बाद जो होगा यूथ पब्लिकेशन का सेकेंड वाला जो है वॉल्यूम, उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें अभी जो चल रहा है अभी हीटिंग चलेगा और इसके दो इल्यूमिनेशन ख़त्म हो गया और वेल्डिंग ख़त्म हो चुका है, तो हीटिंग चलेगा, उसके बाद इसी तरह से चलते रहे।
तो धन्यवाद, जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल लाइन से और अपना तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।